बीच में पहलगाम मामले पर जो पाकिस्तानी नागरिकों को देश से छोड़ने के आदेश दिए गए, उस मामले पर अंदाजा लगाया जा रहा था कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर हस्तक्षेप करेगा। इस सवाल ये है कि क्या जो दूसरे लोगों ने स्वीकार किया कि वो पाकिस्तानी है, यहाँ आकर के उन्होंने भारतीय महिला से, मुस्लिम महिला से शादी की, क्या इस तरह का मामला इसके साथ नहीं है क्या? और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में से इसे कहा कि जब तक संबंधित अथॉरिटी दस्तावेज को लेकर कोई फैसला नहीं लेती, तब तक याचिकाकर्ता को पाकिस्तान भेजने जैसी कोई दंडात्मक कार्रवाई सरकार नहीं। वो एक पेन ड्राइव है जिसने सुप्रीम कोर्ट को हिला कर रखा। जिस पेन ड्राइव में ये माना गया है कि सभी पूरे तथ्य हैं, फैक्ट है कि कैसे जस्टिस वर्मा के पास के घर के पे कितने करोड़ों रुपए जो है वो जलते हुए मिले। वो देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक पाकिस्तानी नागरिक जिसको भारत सरकार मान रही है, उसे डिपोर्ट करना चाह रही है, उसको डिपोर्ट करने से रोक कर दरअसल सरकार के हाथ में बड़ा हथियार दे दिया है। नमस्कार, कैसे हैं आप? पहलगाम मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश ने देश को चौंका दिया है और उस आदेश से ऐसा लगता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के कथनी और करनी में फर्क है। हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट के वुड बी चीफ जस्टिस, जो होने वाले चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस गवई ने 2 बार कहा कि हमें अब डर लगता है, हम कार्यपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन वो लगातार कार्यपालिका के काम में हस्तक्षेप करने के लिए पूरी तरह से बदनाम रहे। भारत के भावी चीफ जस्टिस गवई के ये बयान हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट की गिरती हुई साख की एक बानगी है। इस बीच में पहलगाम मामले पर जो पाकिस्तानी नागरिकों को देश से छोड़ने के आदेश दिए गए, उस मामले पर अंदाजा लगाया जा रहा था कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर हस्तक्षेप करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उससे पहले ही 2 मामले में बात कहकर के उसने संदेश दे दिया कि वो कार्यपालिका के किसी भी काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो फिर सवाल ये उत्पन्न होता है कि फिर जम्मू कश्मीर के से एक व्यक्ति जो पाकिस्तानी नागरिक बताया जा रहा है, उसके परिवार के 6 लोगों को जब देश से निकालने का आदेश दिया गया तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो आदेश दिया है वो इस बात की बानगी है कि बदले दौर में सुप्रीम कोर्ट का मिजाज क्या कहता है। आप जरा इसे बारीकी से समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने उस परिवार के 6 लोगों को बड़ी राहत दी है। तो तमाम ऐसे राष्ट्रवादियों को लगता है कि जब देश में आतंकवादी घटना घटी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का आदेश क्यों जारी किया, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों किया। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को यदि देखेंगे तो समझ में आएगा कि सरकार और देश के बदले हुए मिजाज का खौफ देश की सुप्रीम अदालत पर भी कैसे है। सुप्रीम कोर्ट ने एक परिवार जम्मू कश्मीर से जो डिपोर्ट किया जा रहा था, पाकिस्तान भेजा जा रहा था, उस परिवार के 6 लोगों के दस्तावेज की जांच का आदेश दिया है। लेकिन इस पर कोई न्यायिक आयोग नहीं बैठाया। सुप्रीम कोर्ट ने जांच करने का आदेश किसे दिया है? सरकार की एजेंसियों को दिया। सरकार की जिस एजेंसी ने इस पूरे मामले में की जांच के आधार पर पाया है कि पाकिस्तानी नागरिक हैं, उसी सरकार को कहा है कि इस पूरे मामले की आप जांच करिए और दोबारा से इसकी जांच की जाए और जांच करने के बाद पता करें कि ये जो बता रहे हैं उसमें कहीं अधिकारियों ने कोई भूल चूक तो नहीं की है। दरअसल ये पूरा मामला फिर से देश को क्लियर करेगा कि क्या सही मायने में पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, म्यांमार या देश के अन्य हिस्से के लोगों ने इस देश में आकर आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड और इनफैक्ट वोटर आई कार्ड तक बना लिया। कई ऐसे दस्तावेज सामने आए जो कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान भेजा जा रहा है, लेकिन हमारे पास सब कुछ है। लेकिन वो स्वीकार कर रहे थे कि उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है। पाकिस्तानी पासपोर्ट के रिकॉर्ड सरकार के पास थे, इसीलिए वो इनकार नहीं कर पाए और दर्जनों की संख्या में ऐसे लोग जो पाकिस्तानी खुद को भारत में किसी से शादी कर लिया, किसी लड़के भारत की याद आमतौर पे भारत की मुस्लिम महिला से शादी कर लिया और पाकिस्तानी यहां पर वो रह रहे थे। लेकिन इस परिवार का दावा है कि उसके पास कोई पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं है, वो किसी वीजा के आधार पर यहां नहीं आया। लेकिन
लेकिन भारत सरकार का मानना है कि ये पाकिस्तानी हैं और वीजा के आधार पर यहां पर आए हैं। अब पेच यहीं फंस रहा है कि सवाल ये है कि क्या जो दूसरे लोगों ने स्वीकार किया कि वो पाकिस्तानी है, यहां आकर के उन्होंने भारतीय महिला से, मुस्लिम महिला से शादी की, क्या इस तरह का मामला इसके साथ नहीं है? क्या ये मामला थोड़ा सा इसलिए पेचीदा है कि ये व्यक्ति खुद स्वीकार नहीं कर रहा है कि वो पाकिस्तानी है। बाकी मामले में हर किसी ने इस बात को स्वीकार किया कि वो पाकिस्तानी है, लेकिन इसने वीजा बना लिया, यहाँ आधार कार्ड बना लिया, पैन कार्ड बना लिया, और यहां तक कहा कि हम तो 12-15 या 20-20 साल से 40-40 साल से हम भारत में रह रहे हैं और यहाँ सालों से हम वोटिंग राइट हमारे पास है। ये चौंकाने वाला है इस देश को, जिस पर गंभीरता से चर्चा नहीं की जा रही है। दरअसल इस देश में मोदी विरोध, राष्ट्र विरोध का खेल इस तरह का है कि लोगों को इस खेल में बड़ा आनंद आ रहा है। अब इस मामले को देखेंगे तो पाकिस्तानी नागरिक जिसको भारत सरकार कह रही है पाकिस्तानी नागरिक, इसको अटारी बॉर्डर से बाहर भेजा जा रहा था, और इस फैमिली ने कह दिया कि हमारे परिवार के कुछ लोग, हमारा बेटा एक बेंगलोर में रहता है और हमें आनन फानन कहा जा रहा है कि हम देश खाली छोड़ दें। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ता के दावे की पुष्टि के लिए दस्तावेज की जांच को जरूरी कह दिया। इस दस्तावेज की जांच की जरूरी है, इसलिए हम अपनी ओर से कोई राय नहीं व्यक्त कर रहे हैं। हिम्मत नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट को कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अपनी ओर से कोई राय व्यक्त करे। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि हम अपनी ओर से इसमें कोई राय नहीं व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन हम इस बात को चाहते हैं कि इसकी जांच हो जाए कि ऐसा नहीं कोई गलती से कोई भारतीय नागरिक को पाकिस्तान भेज दिया जाए। अब ये सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम ज्ञान था। सुप्रीम कोर्ट को कई बार कोर्ट फिक्सरों के दबाव में इस तरह की चीजें करनी पड़ती है, लेकिन अब तक जिस तरह सुप्रीम कोर्ट इस तरह के मामले में जो खेल करता था, उससे ये पूरी तरह से अलग है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए कोई उस तरह का न्यायिक आयोग नहीं बैठाया जिस तरह भारत के प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश के मामले में चंद्रचूड़ के दौर में ये खेल किया गया था। इस देश में इतना बड़ा षड्यंत्र हुआ कि देश के प्रधानमंत्री के काफिले को घेरा गया, उन्हें घेर करके, भारत के प्रधानमंत्री को घेर करके पंजाब में मारने की साजिश थी। गृह मंत्रालय समेत भारत की महत्वपूर्ण एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर न्यायिक आयोग गठित कर दिया। ये घिनौना खेल था चंद्रचूड़ के दौर में सुप्रीम कोर्ट का, और इस घिनौने खेल की तरह सुप्रीम कोर्ट चाहता तो इस मामले में आयोग टाइप की कोई चीजें, अपनी कोई जांच बैठा देता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोई अपनी जांच बैठाने की हिम्मत नहीं जुटाई। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में कुछ संदेह हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस आदि से कोई आधार बनाकर हम अपनी कोई राय व्यक्त नहीं कर रहे हैं, सरकार को कोई निर्देश नहीं दे रहे हैं, वो दस्तावेज की जांच करे और जल्द फैसला ले। कौन फैसला ले? सरकार फैसला ले, मोदी सरकार फैसला ले। अब सरकार का ही तो फैसला है कि सरकार के इस फैसले में पलट जाएगी। आप कल्पना कीजिए, क्या इस मामले में जो ये तारिक अहमद भट्ट जो है, क्या इस मामले में सरकार इस अपने फैसले से पलट जाएगी कि नहीं, हमसे गलती हो गई, हमसे भूल हो गई? इसका मतलब है कि सरकार को इस पूरी मामले की पूरी जानकारी है कि ये जो पाकिस्तानी नागरिक हैं इस सालों से रह रहे हैं, और यकीन मानिए कि जितने लोगों की पहचान हुई है, ये जितने लोग देश छोड़ करके भगाए जा रहे हैं, ये सबके सब इन सबकी पहचान हो चुकी हुई है। अब इस पूरे फैक्ट को जरा देखिए। ये पाकिस्तानी नागरिक जो है तारिक अहमद भट्ट कह रहा है मेरा बेटा बेंगलोर में पढ़ता है और मैं खुद हूं, बाकी मेरे जो फैमिली के 4 और लोग हैं, टोटल कुल जमा जो 6 लोग हैं, ये सब भारतीय नागरिक हैं और हमें पाकिस्तानी बनाकर भेजा जा रहा है। मेरे पास पैन कार्ड है, मेरे पास आधार कार्ड है और मैं तो वोट भी देता रहा। अब ये बात तो करीब 100 से ज्यादा लोग कह चुके हैं, जिनको डिपोर्ट किया जा चुका है, जिनको भगाया जा चुका हुआ है। 30 तारीख तक इन सबको देश छोड़ देना था, और 30 तारीख के बाद भी जो लोग रह रहे थे उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की व्यवस्था है कि इन सबको दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अब इस खौफ से कि इनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, ये तारिक अहमद भट्ट यहां अपने पावर से ये सुप्रीम कोर्ट चला आया, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में से इसे कहा कि जब तक संबंधित अथॉरिटी दस्तावेज को लेकर कोई फैसला नहीं लेती, तब तक याचिकाकर्ता को पाकिस्तान भेजने जैसी कोई दंडात्मक कार्रवाई सरकार नहीं करे। अब सोचिए, ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट आने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा अथॉरिटी जब तक कोई फैसला नहीं ले लेती, तब तक इस मामले में याचिकाकर्ता को पाकिस्तान नहीं भेजा जाए, उसके ऊपर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए। अब अथॉरिटी कौन है? अथॉरिटी भारत सरकार है।
आमतौर पर इस मामले में किसी ढंग की सरकार जो है, यदि सुप्रीम कोर्ट चाहता तो कोई आयोग बैठा करके किसी इस ढंग की चीजें कर सकती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। आगे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो सबसे महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस के तथ्य के आधार पर हम यह आदेश दे रहे हैं कि इसको मिसाल के तौर पर नहीं लिया जाए। बहुत गंभीरता समझिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस तथ्य के आधार पर कह रहे हैं, इसे कोई मिसाल के तौर पर नहीं लिया जाएगा। और मिसाल के तौर पर यदि आप लेते हैं तो ये केस हम शुरुआती आदेश पर ही आपको हम इस केस को खत्म कर देंगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस को तथ्य के आधार पर हम आदेश दे रहे हैं कि इसको मिसाल के तौर पर नहीं लिया जाए। इसका उदाहरण देकर बाकी लोग ऐसी रियायत के अधिकारी नहीं हो सकते हैं। मतलब ये मामला पर्टिकुलरली अलग है। हो सकता है कोई फिक्सर हो, बड़ा प्रभावशाली वकील हो, ऐसा कुछ हो जिसका दबाव चलता हो सुप्रीम कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस के तथ्य के आधार पर हम ये आदेश दे रहे हैं कि इसको मिसाल के तौर पर नहीं लिया जाए, यानी इसका उदाहरण देकर बाकी लोग ऐसी रियायत के अधिकारी नहीं बन जाएंगे। ये अपने आप में सुप्रीम कोर्ट का बहुत महत्वपूर्ण फैसला है और मुझे लगता है कि मुझे सालों तक सुप्रीम कोर्ट का इस तरह के मामले में एक प्रभाव के अंदर आया हुआ फैसला सुप्रीम कोर्ट का कभी नहीं नजर आया। ये लगता है कि इस बदले दौर में सुप्रीम कोर्ट एक साख को लेकर के कि हाँ ऐसा नहीं है, बिल्कुल मेरी कुछ चल ही नहीं रही है, इस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट ने तारिक अहमद भट्ट की याचिका तो स्वीकार कर ली है, लेकिन ये आदेश जारी कर दिया कि इस याचिका को मिसाल लेकर के लोग नहीं आ जाए। जैसे आपने देखा वक्फ मामले में 100 से ज्यादा 150 याचिका आ गई। हाल के दिनों में दोबारा जब लोगों ने याचिका लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो जस्टिस खन्ना की बेंच ने, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनने उस याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया और इसको जोड़ने से ही मना कर दिया। अब एक आदमी वक्फ पे आया, उसके साथ 100 से ज्यादा याचिका आ गई। शुरुआत में कहा गया 73 याचिका थी, बताया जा रहा 150 से ज्यादा याचिका आ गई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, हम 5 याचिका को लेंगे। उसके बाद जो भारत सरकार का रुख अख्तियार किया, वक्फ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई की तारीख तय की है और 13 तारीख को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना रिटायर हो रहे हैं। इस बात की कतई कोई संभावना नहीं है कि इस मामले में कुछ भी होने की संभावना है, लेकिन जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता की तरफ से जो इस पूरे मामले में भारत सरकार ने अपना पक्ष रखा, तुषार मेहता के माध्यम से भारत सरकार ने वक्फ मामले में जो अपना हलफनामा दाखिल किया है लंबी जिरह के बाद, पहले तो सुप्रीम कोर्ट के मूड को देखा, सुप्रीम कोर्ट पूरे वक्फ मामले को स्टे करना चाह रहा था। उसके बाद जब पहलगाम वाला पाप सामने आया, उसके बाद जो भारत सरकार ने फैसला लिया, भारत सरकार ने उस हलफनामे में साफ साफ था कि ये सरकार का फैसला है, ये संसद द्वारा पास कानून है, ये राष्ट्र के हित में लिया गया फैसला है और इसमें आप किसी भी ढंग का कोई घुसपैठ करने की कोशिश मत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की सख्ती की हलफनामे कभी नहीं आए। उसके बाद आप देखेंगे जब से सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने स्टैंड लिया है कि वक्फ के मामले में हमने फैसला कर लिया है, अब इस मामले में कोई खेल करने की जरूरत नहीं है। दरअसल हाल के दिनों में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की साख गिरी है, आम जन में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का भरोसा गिर गया है, उससे बदले दौर में सुप्रीम कोर्ट को यह लग गया कि उसके बाद उसकी साख पूरी तरह से खत्म हो रही है। खास करके जस्टिस वर्मा के केस के मामले में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को गोल करने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक प्रेस नोट जारी करके कह दिया गया कि टाइम्स ऑफ इंडिया की जो खबर है वो खबर आधारहीन है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अफवाह कह दिया, लेकिन फिर मैं ये कहता हूं कि बार बार कहा, वो एक पेन ड्राइव है जिसने सुप्रीम कोर्ट को हिला कर रख दिया है। जिस पेन ड्राइव में ये माना गया है कि पूरे तथ्य हैं, फैक्ट है कि कैसे जस्टिस वर्मा के पास के घर के पे कितने करोड़ों रुपए जो है वो जलते हुए मिले, वो पेन ड्राइव है, वो पूरे देश के सामने आने चाहिए। क्या इसको भी छुपाने की कोशिश की जा रही है? दरअसल वो इंडिकेट किया जा चुका है गृह मंत्रालय की तरफ से कि दिल्ली पुलिस के पास वो पेन ड्राइव है और उसकी कॉपी मात्र सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। ये सुप्रीम कोर्ट को बेचैन कर रहा है और उसके बाद जो अभी तक हाल तक कभी नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी आदेश को इस तरह किसी राष्ट्रपति द्वारा किसी चीज को जांच करने के लिए आदेश दिया जाए जो संदेह पैदा करे। जो तिस्ता तलवार वाला मामला है, जिस तिस्ता तलवार वाले मामले में पटना हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ने राष्ट्रपति को शिकायत की, उसके बाद भारत सरकार ने इसके लिए और राष्ट्रपति ने इसे जांच के लिए गृह मंत्रालय, लॉ मिनिस्ट्री और डीओपीटी को भेज दिया।
जिसमें ये साफ है कि चंद्रचूड़ ने बड़े ही घिनौने तरीके से, जब सुप्रीम कोर्ट पे बंद चल रहा था, गर्मी की छुट्टी चल रही थी, शनिवार की रात में एकाएक रात में एक ऐसी बेंच गठित कर दी तीस्ता तलवार को विशेष राहत देने के लिए। और उसी चंद्रचूड़ ने जो जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए, वो चुनाव नहीं होने चाहिए थे। उस चुनाव की वजह से ही कश्मीर की स्थिति हुई और पूरा देश में एक भाव बन चुका है कि चंद्रचूड़ का एक फैसला कार्यपालिका में हस्तक्षेप था। कार्यपालिका को एक बेसद बड़ा एक प्रेशर देना था विधायिका कार्यपालिका के ऊपर कि आप कश्मीर में चुनाव कराइए। कश्मीर की दरअसल वो स्थिति नहीं थी, उसके बाद भी ये खेल किया गया। इससे आम लोगों में धारणा बन गई कि सुप्रीम कोर्ट इस देश की डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं रौंद करके अपनी मनमर्जी कराना चाह रहा है। इस देश का सुप्रीम कोर्ट जो कॉलेजियम सिस्टम से चल रहा है, जो परिवारवाद भाई भतीजावाद से चल रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं इस देश की सरकार के ऊपर, चुनी हुई सरकार पर एक प्रेशर डालता है। इस पूरे मामले ने देश के अंदर एक ऐसी स्थिति बना दी है जिससे सुप्रीम कोर्ट को खुद लगता है कि उसकी साख खराब हो रही है। और यही वजह है कि जस्टिस गवई ने 2 बार ये कहा कि ऐसे भी हमारी साख देश में खराब हो रही है, ये भावना बन रही है कि हम कार्यपालिका और विधायिका में हस्तक्षेप कर रहे हैं, इसलिए हम इस तरह के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उसके बावजूद ये पर्टिकुलरली एक अलग मामला है जिसमें देश का एक भावी चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने ये कह दिया है कि इस मामले को पाकिस्तान भेजे जाने के इस मामले की जांच करके सरकार ये तय करे और सरकार ही फैसला करे। मतलब ये जो भट्ट है, इसको तारिक भट्ट को तो बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मिसाल के रूप में नहीं होगा। अब इसको कंक्लूड करने के समझिए, देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक पाकिस्तानी नागरिक जिसको भारत सरकार मान रही है, उसे डिपोर्ट करना चाह रही है, उसको डिपोर्ट करने से रोक करके दरअसल सरकार के हाथ में एक बड़ा हथियार दे दिया है। और अब सरकार इस पूरे मामले में इसकी पड़ताल करके रिपोर्ट करेगी कि कैसे बड़ी संख्या में कांग्रेस के दौर में ही लोगों को राशन कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड उपलब्ध कराए गए और पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और म्यांमार के लोगों को भारतीय नागरिक बनाया गया। ये सिर्फ कश्मीर तक नहीं रहेगा, इसकी ड्राइव जो है वो पूरे देश में चलाई जा रही है। सबसे बड़े पैमाने पर गुजरात, अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमान पकड़े जा रहे हैं। ये बड़ा आधार बनेगा और इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ही आने वाले समय में यह तय करेगा कि हम कागज नहीं दिखाएंगे वालों को कागज दिखाना पड़ेगा। अब इसके पूरी कंक्लूजन तक समझिए इस चीज को जरा सा। ये तारिक अहमद भट्ट ने दरअसल सरकार के हाथ में एक हथियार थमा दिया है। जो लोग कहते थे कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे, ये वो कागज बलपूर्वक दिखा रहे हैं, लेट करके दिखा रहे हैं, पूरी तरह से समर्पित भाव से दिखा रहे हैं। और ये पूरा मामला आप यकीन मानिए, जो पिछले लगातार मैं कह रहा हूं, ये एनआरसी की तरफ देश को बढ़ा रहा है। जातीय जनगणना का जो फैसला सरकार का इसी दौर में है, ये पूरी तरह से एनआरसी की तरफ बढ़ा रहा है। जातीय जनगणना सिर्फ इसलिए नहीं होगी कि फलाना हिंदुओं में फलाना जाति, कितनी जातियां हैं, ये उपजाति सब जाति होगी, इसे अलग से समझने की कोशिश करेंगे। मुसलमानों की भी अलग अलग जातियों की जांच होगी। अब ये जातीय जनगणना इस आधार पे होगा। लेकिन इस मामले को देखिए तो सरकार के हाथ में एक हथियार मिल गया है कि सरकार ये तय करेगी कि यहाँ कौन सा नागरिक जो है उसने पैन कार्ड, आधार कार्ड बना लिया हुआ है। और यकीन मानिए कि भारत सरकार की एजेंसियों के पास इसकी जानकारी होती है। मुझे याद है कि दिल्ली पुलिस के एक बड़े अधिकारी, जब मैं क्राइम शो देखा करता था, तो कहते थे, मनीष जी, जैसे हमारे जो बीट कांस्टेबल होते हैं, उन्हें ये भी पता होता है कि आपके घर में क्या बना है। एक उदाहरण के तौर पर देते थे। इसका मतलब है कि देश की एजेंसियों को पता है कि कौन कहां से घुसपैठ किया हुआ है। लेकिन चूंकि वो ऐसे घुल मिल जाते हैं समाज में, खास करके मुस्लिम बहुत इलाके में, उनकी पहचान मुश्किल होती है। और फिर यदि उनके ऊपर सख्ती हो, हम कागज नहीं दिखाएंगे का गुंडई शुरू होता है और देश को क्षति पहुंचाई जाती है। तो ये जो फैसला आपको शुरुआती लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तानी नागरिक को एक तरह से मदद की है, दरअसल ये उनके लिए आफत हो गया है। जो लोग संरक्षण देते हैं, क्यों ऐसा होता है कि बांग्लादेशी, पाकिस्तानी या म्यांमार के लोग संरक्षण पाते हैं? ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट ने सही मायने में सरकार को एक बड़ा हथियार थमा दिया है। अब आगे देखिए होता है क्या। बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, यूं कहें कि म्यांमार के लोगों की पहचान हो गई है। उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा गया है, इन्हें जल्द ही वापस भेजा जाएगा। सरकार इस देश को एक तरह से क्लीनिंग की तरफ ले जा रही है।
ये पूरा मामला भारत को एक तरह से नाजुक दौर से निकाल कर मजबूती की तरफ ले जाएगा और पहचान कराएगा कि सही मायने में इस देश के दुश्मन कौन है और क्यों प्रधानमंत्री ने कहा था कि आतंकवादी और उसके बैकर्स को हम किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। तो समझ लीजिए कि वो बैकर्स कौन हैं और कैसे पहचाने जा रहे हैं। इसीलिए इंतजार कीजिए, जो लोग प्रवोक कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ युद्ध कब होगा, पहले आंतरिक युद्ध को संभालिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस आंतरिक युद्ध से निपटने के लिए आतंकवाद और आतंकवाद के बैकर्स को के ऊपर कठोरतम कार्रवाई के लिए मोदी सरकार को एक बड़ा हथियार दिया है। दरअसल ये बदले हुए मौसम का प्रभाव है और लाचारी किसकी है आप बेहतर समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।